नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फूले की, जिन्हें दुनिया महात्मा फूले के नाम से भी जानती है। सवाल तो यही है कि कैसे कोई एक अकेला इंसान सदियों से चली आ रही एक पूरी की पूरी व्यवस्था के सामने खड़ा हो सकता है। फूले की पूरी जिंदगी और उनका संघर्ष अपने आप में इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। देखिए, फूले के क्रांतिकारी विचारों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में जाना होगा, उस समय की सच्चाई को समझना होगा। तो जरा सोचिए 19वीं सदी के भारत के बारे में, एक ऐसा समाज जो एक ऐसे ढांचे में जकड़ा हुआ था जहां किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी। उस समय का समाज कुछ ऐसे पिलर्स पर टिका हुआ था जो असल में इंसानियत को बांटते थे। एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था थी जो जन्म के साथ ही किसी की किस्मत लिख देती थी। महिलाओं को बराबरी का कोई हक नहीं था और ज्ञान का दरवाजा तो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही खुला था। और इन सब पर पहरा था धार्मिक कट्टरता और गहरे अंधविश्वास का। लेकिन इसी अंधेरे और निराशा भरे माहौल में एक चिंगारी सुलग रही थी, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक महान समाज सुधारक की मशाल बनी। ये कहानी है फूले की कि कैसे उनके जीवन को एक बड़ा मकसद मिला। तो साल था 1827। फूले का जन्म पुणे के एक माली समुदाय में हुआ जिसे उस समय समाज में ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। यहीं पर उनका सामना हुआ समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे नए और क्रांतिकारी विचारों से। एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि वो अपने ही एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे और वहां उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से सबके सामने बेइज्जत किया गया। बस उस एक पल के अपमान ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो इस अन्याय भरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। फूले को एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी कि अगर समाज में लगे इन भेदभाव के तालों को खोलना है तो उसकी एक ही चाबी है और वो है शिक्षा। यही विश्वास उनके हर काम, हर सुधार की बुनियाद बना। और बस यही से फूले ने अपना सबसे बड़ा हथियार उठाया, शिक्षा। उन्होंने ठान लिया कि ज्ञान को कुछ लोगों की तिजोरी से निकालकर हर इंसान तक पहुंचाना है। यहीं से भारत में एक मूक क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय इतिहास में ये एक साल हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा साल जिसने आने वाले समय के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। साल था 1848। ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर वो कर दिखाया जिसकी उस दौर में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला और सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला टीचर जिन्होंने इस क्रांति की मशाल को अपने हाथों में थामा। देखिए, फूले ने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने शिक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जो शिक्षा पहले कुछ खास लोगों का हक समझी जाती थी, फूले ने कहा कि वो हर इंसान का बुनियादी अधिकार है। जो ज्ञान पहले समाज को बांटने का एक जरिया था, उसे उन्होंने आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। फूले का मिशन सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन सभी समुदायों के लिए स्कूल खोले जिन्हें शूद्र और दलित कहकर शिक्षा से दूर रखा गया था। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई, विधवाओं के दोबारा विवाह की वकालत की। इतना ही नहीं, उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए एक आश्रय घर भी बनाया जो उस समय के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कदम था। फूले ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक अकेले इंसान शायद बदलाव की शुरुआत कर सकता है, लेकिन एक आंदोलन ही इतिहास बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी लड़ाई को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। तो 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की नींव रखी। इसका मतलब क्या है? मतलब सत्य की खोज करने वालों का समाज। इसका एक ही और सीधा मकसद था, समाज में बराबरी लाना और हर शोषित इंसान को न्याय दिलाना। इस समाज के जो उद्देश्य थे वो उस समय के सामाजिक ताने बाने पर एक सीधा हमला थे। इसने हर इंसान के लिए बराबरी की मांग की, शोषण करने वाले धार्मिक कर्मकांडों को नकार दिया, अंधविश्वास की जगह तर्क और सोच को बढ़ावा दिया और यहां तक कि बिना पुजारी के शादी जैसी क्रांतिकारी प्रथाओं की भी शुरुआत की। और उनके विचारों की धार कितनी तेज थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी किताब गुलामगिरी। सोचिए जरा,
उस जमाने में उन्होंने भारत में दलितों पर हो रहे अत्याचारों की तुलना सीधे अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स यानी अश्वेत गुलामों की हालत से की। ये एक ऐसा ग्लोबल नजरिया था जो उस समय किसी और ने नहीं दिखाया था। तो फूले का जो काम था वो उनके जीवन के साथ खत्म नहीं हुआ। असल में उनके विचारों की मशाल आज भी मॉडर्न इंडिया को रास्ता दिखा रही है। ये एक ऐसी क्रांति है जो आज भी जारी है। उनके विचारों का असर एक लहर की तरफ फैला। लोगों ने उन्हें प्यार से महात्मा यानी महान आत्मा की उपाधि दी। उनके काम ने शाहू महाराज जैसे शासकों और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे युग प्रवर्तक को प्रेरणा दी। और यहाँ तक कि आज भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार है, उसकी गहरी जड़ें कहीं न कहीं फूले के संघर्ष में ही मिलती हैं। तो संक्षेप में फूले की विचारधारा का निचोड़ क्या है? हर इंसान के लिए बराबरी, ज्ञान के जरिए आज़ादी, महिलाओं का सशक्तिकरण, अंधविश्वास पर तर्क की जीत और सबसे जरूरी बात, राजनीतिक आज़ादी से भी पहले सामाजिक लोकतंत्र। फूले का ये एक विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका साफ मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। कोई भी देश तब तक सच में आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसके अपने ही लोग जाति और लिंग के भेदभाव में जकड़े हुए हैं। पहले समाज को बराबर बनाइए। राजनीतिक स्वतंत्रता का असली मूल्य तभी है। और फूले का यही विचार आज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सच्ची आज़ादी की शुरुआत सामाजिक बराबरी से होती है, तो आज 21वीं सदी में जब हम पूरी दुनिया में न्याय और समानता की लड़ाइयां देख रहे हैं, तो फूले का ये विचार हमारे लिए क्या मायने रखता है?